आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेशन के लिए हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट लॉ पाकिस्तान के तहत ही कि जो हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है इस कानून के तहत उसके एसेंशियल एलिमेंट्स या इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो इस सिलसिले में बेटा हमने सबसे पहले देखना है कि डिफाइन किस तरह से किया गया है कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि जब हम कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और उसके एनालिसिस करेंगे तभी हमें पता लगेगा कि इसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स है, ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी साइन कौन ऑन है कि जब तक वो मौजूद ना हो तब तक उसको कॉन्ट्रैक्ट उस रिलेशनशिप को नहीं कहा जाएगा। तो इसके लिए बेटा हमारे पास सेक्शन 2 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का, जो इसे इंटरप्रिटेशन क्लॉज के नाम से डिनोट किया गया है। उसमें हम जब डेफिनेशन देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो सब सेक्शन एच में बताया गया है कि कोई भी ऐसा मुआहदा जो कि कानून की अदालतों में कानून उसे इन्फोर्सिबिलिटी देता है, उस पर अमल पजीर कराएगा, उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो बेटा यहाँ से नेचुरली फिर अराइज होता है कि एग्रीमेंट क्या है या इन्फोर्सबिलिटी बाय लॉ से क्या मुराद है। तो लॉ की जो इन्फोर्सबिलिटी के मैटर हैं वो तो थ्रू आउट इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में असूल के साथ आते रहेंगे कि जो इस कानून या प्रिंसिपल जो है इस एक्ट में बयान किए गए हैं उस डोमेन के अंदर अंदर जो चीज़ें हैं वो लीगल हैं, तो वो फिर उसकी इन्फोर्सिबिलिटी भी होगी। अब मुआहदा या एग्रीमेंट की क्या डेफिनेशन है। तो बेटा सब सेक्शन ई में हमें बयान करता है कि एक प्रॉमिस या कोई तमाम किस्म के प्रॉमिस या एक से ज़्यादा प्रॉमिसेस का जो सेट है जो कि आपस में एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बनाते हैं, तो उसे एग्रीमेंट कहते हैं। कंसिडरेशन को बेटा आप कीमत भी कह सकते हैं। तो पोलॉक ने चेशाय ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ द अदर पार्टी इज बॉट। ठीक है, तो जो एक तरफ से प्रॉमिस है वो दूसरी तरफ से प्रॉमिस के लिए ये दोनों कीमत है। उस कीमत के बदले में फिर वो दूसरा अपना पार्ट ऑफ द बार्गेन को अमल करता है। तो बेटा यहाँ से अब हमारे पास न्यू एक राइज हो जाती है कि प्रोमिस क्या होते हैं, उसको कानून ने कैसे बयान किया है, या कंसिडरेशन किस चीज़ को कहते हैं कानूनी तौर पर। तो बेटा जब हम प्रॉमिस की बात करते हैं तो सब सेक्शन बी में बयान किया गया है कि एक प्रपोजल को जब एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो प्रॉमिस बन जाता है। तो किस प्रपोजल क्या होता है, नेक्स्ट ऑब्वियसली हमारी बात आएगी, या एक्सेप्टेड क्या होता है। तो एक्सेप्टेंस या एक्सेप्टेड का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी सब सेक्शन बी में बयान किया गया है कि जब कोई बंदा जिसको प्रपोजल किया गया है वो उसकी तरफ अपनी मर्जी शो कर दे, एसेंट शो कर दे, तब कहा जाएगा कि उसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर दिया है। तो एक्सेप्टेंस की तो बात हो गई कि प्रपोजल को जब वो रजामंदी दे दे। तो अब प्रपोजल ऑब्वियसली फिर अराइज होगी बात कि प्रपोजल किस चीज़ को कहते हैं। तो सब सेक्शन ए में प्रपोजल को डिफाइन किया गया है कि जब एक बंदा अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दे दूसरे बंदे की तरफ कि वो कोई काम करने की रजामंदी है उसकी, या किसी काम से रुक जाने के लिए भी वो तैयार है। मकसद क्या है इस इजहार का कि वो दूसरा बंदा जिसको वो ये पेशकश कर रहा है या ख्वाहिश का इजहार जिसकी तरफ वो कर रहा है उसकी रजामंदी हासिल करना, कि वो इस एक्ट या इस एब्सटिनेंस के लिए वो तैयार है। ऑब्वियसली उसका फायदा ही होगा उस बंदे को उस एक्ट को या उस एक्ट को ना करने अब या एब्सटेन करने के हवाले से, तभी वो उसको फिर एक्सेप्ट करेगा ना सब्सिक्वेंटली। तो ये जो ख्वाहिश का इजहार है दूसरे की तरफ किसी काम करने का या ना करने का, और नीयत ये थी कि वो दूसरी पार्टी उस पर राजी हो जाए, तो उसको आप कहते हैं कि प्रपोजल उसने उस पार्टी को किया है। प्रपोजल का इक्विवेलेंट या इंग्लिश लॉ में तो लफ्ज़ ऑफर का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन जब ड्राफ्ट किया गया इस एक्ट को 1872 को, तो यहाँ पे फिर ड्राफ्टर ने ऑफर की बजाय प्रपोजल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो फिर कुछ जो कमेंट्रीज थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हवाले से, तो वहाँ पे कुछ राइटर्स ने डिस्टिंक्शन ड्रा की थी, लेकिन जब अदालतों के हम फैसले देखते हैं तो वो प्रपोजल और ऑफर को एक जैसी चीज़ ही समझते हैं। बहरहाल बेटा सब सेक्शन सी में बयान किया गया है कि जो पार्टी या जो पर्सन प्रपोजल पेश करती है उसे प्रॉमिसर कहते हैं।
और जो पार्टी उस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर दे, यानी कि जिसकी तरफ वो प्रपोजल भेजा गया था वो उसको एक्सेप्ट कर ले, तो उसे प्रॉमिजी कहते हैं। और साथ ही साथ, क्योंकि प्रॉमिस के ऊपर ही हम देख रहे हैं कि प्रॉमिस क्या होता है, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस की भी बात की गई है। यानी कि प्रॉमिसेस आप तो पिछली स्लाइड में आप लोगों ने देख लिया कि जब कोई बंदा प्रपोजल को मान जाए, एक्सेप्ट कर ले, तो कहा जाता है कि वो प्रॉमिस बन चुका हुआ है। तो यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का जिक्र में ये है कि जब वो प्रोमिसेस हैं या वो आपस में एक दूसरे के लिए कीमत या कंसिडरेशन का किरदार अदा करें, या उस कीमत या कंसिडरेशन के किसी हिस्से का किरदार अदा करें, तो कहा जाता है कि वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस हैं। तो मतलब नेक्स्ट हमारी क्यों थी कि कंसिडरेशन क्या है। कंसिडरेशन तो लघु मानी या कॉन्सेप्ट आपको बताया कीमत को कहते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने उसको किस तरह से डिफाइन किया है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसको तीन जो आपकी वर्ब की हालतें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए बयान करता है। सब सेक्शन डी में बयान किया गया है कि जब प्रोमिसर की डिजायर के ऊपर जिस बंदे ने प्रॉमिस या प्रपोजल किया था, प्रॉमिसी जिसने एक्सेप्ट कर लिया उस प्रपोजल को, या कोई और बंदा कोई काम करे, या उससे कोई काम से वो रुक गया है, कोई काम वो करता है या किसी काम से वो रुकता है, या वो वादा किया है कि वो काम को करेगा या काम को से रुक जाएगा, काम को नहीं करेगा किसी भी चीज़ को, तब कहा जाता है कि ऐसा एक्ट या ऐसा एब्स्टिनेंस या ऐसा प्रॉमिस है, वो उस प्रॉमिस के लिए कंसिडरेशन या कीमत का किरदार अदा कर रहा है। तो बेटा जब वर्ब की तीनों हालतों से मुराद जब हैज़ डन वो प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, तो ऑब्वियसली वो काम हो गया है, तो सूरत में कहेंगे कि वो कंसिडरेशन पे हो चुकी है या एग्जीक्यूटेड हो रही है। दोनों जो बाकी हालतें हैं, एक जो आपका प्रेजेंट है टेंस की बात जब करता है, वो भी उस काम को जारी है, करता है या वो कर रहा है, ठीक है, ये भी एग्जीक्यूटरी इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं। या वो मुस्तकबिल में इस काम को करेगा या उस काम से रुक जाएगा, जो उसकी तरफ से उस प्रॉमिस की जो कीमत होती है मुस्तकबिल के हवाले से, इसको भी एग्जीक्यूटरी कहते हैं कि मुस्तकबिल पे अभी इस पर अमल होगा। तो इन तीनों में से जो भी हालत होगी उस प्रपोजल के जवाब में या उस प्रॉमिस की कीमत के तौर पर एक्सेप्टेंस के बदले में, तो उसको कहा जाएगा कि ये कंसिडरेशन है या उसकी कीमत है। फिर बेटा हमें कुछ इन आगे इन टर्म्स का भी जिक्र होगा आज की गुफ्तगू में, जो कि हमें इंटरप्रिटेशन क्लॉज में मिलते हैं, तो उनका जिक्र इधर फिर दोबारा से इधर कर दिया गया है ताकि बात को समझने में आगे इजी हो। तो सब सेक्शन जी हमें बताता है, पहले तो उन्होंने बता दिया ना कि कोई एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल है उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ऑब्वियसली फिर कुछ ऐसे एग्रीमेंट भी है जो कि लॉ में इन्फोर्सेबल नहीं है, तो उनको वॉइड कहते हैं। डिटेल में डिस्कशन ऑब्वियसली हमारे नेक्स्ट सेक्शन में कहीं ना कहीं इसमें होगी। लेकिन फिर एक तो अमल पजीर शुरू से ही, इन्हें वॉइड एब इनिशियो भी कहते हैं, कि शुरू से ही ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल नहीं कर सके। और सब सेक्शन आई में बयान किया गया है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अब ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट का किया गया है कि ये एग्रीमेंट तो ऐसा है जो कि इन्फोर्सेबल लॉ हो सकता है। तो हमें सब सेक्शन आई बताता है कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो कि कानून में इन्फोर्सेबल है, लेकिन वो जो दो या दो से ज्यादा पार्टीज हैं जो कि किसी एग्रीमेंट का हिस्सा हैं, उनमें से किसी एक पार्टी के पास ऑप्शन है, ठीक है, कि आया वो उस पर अमल कराए या उस पर अमल ना कराए, तो उसको वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जब वो उसको समझता है कि जनाब कि वो उस पर अमल कराना चाहते हैं, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और अगर वो कहते हैं कि नहीं हमने इस पर अमल नहीं करना, तो फिर वो वाइडेबल बन जाता है, तो वो उस सूरत में फिर वाइड हो जाएगा जब उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर ले। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ वन पार्टी टू द एग्रीमेंट को होती है, दूसरी को ये बात नहीं है। यानी कि वाइडेबल जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो सकता है या फिर वो वाइड भी हो सकता है। फिर वाइड एग्रीमेंट के हवाले से बात है या कॉन्ट्रैक्ट की, कि जब वो जिस सेक्शन जे सब सेक्शन जे में बात बताई गई है कि आल्दो के शुरू में तो वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल एट लॉ था, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, लेकिन बाद में कोई कानून में ऐसी तब्दीली आ गई या किसी कोई हालात ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से वो इन्फोर्सेबल नहीं रहा। तो जिस वक्त वो
वॉइड बना तो उसी वजह से कहा जाएगा कि अब इसकी इन्फोर्सबिलिटी बरकरार नहीं रही। तो बेटा ये तो कुछ डेफिनेशन एक्सपेक्ट थे, लेकिन राइटर्स के बकौल और इवन कोर्ट्स के बकौल जो एक्चुअली में कुछ सेक्शन बयान किया गया है, जिसे हम कह सकते हैं कि जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र हो सकता है, तो वो सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को ही लिया जाता है, जिसमें बयान किया गया है कि कौन से ऐसे मुआहदात हैं जिनको आप कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। तो इस सेक्शन के बकौल तमाम मुआहदात हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर वो बनाए जाएं फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज। अब पार्टीज की जो रजामंदी उधर हासिल की गई है वो फ्री है, यानी कि कुछ ऐसे मुआहदात हो सकते हैं कि जिनमें फ्री कंसेंट फ्री नहीं है उनकी कंसेंट। ठीक है। फिर दूसरे लेवल पे बात आ जाती है कि पार्टीज की कम्पिटेंसी होनी चाहिए, कैपेसिटी उनकी मौजूद है, कानून उन्हें इस बात की इजाज़त देता है या इस बात को अहल समझता है कि वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप में एंटर हो सके। तीसरे नंबर पे कंसिडरेशन, लेकिन वो लॉफुल होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आगे भी है कि अनलॉफुल कोई कंसिडरेशन भी होंगी। फिर ऑब्जेक्ट जो मकसद है उस एग्रीमेंट का वो भी लॉफुल होना चाहिए। और लास्टली कि इस तरह के जो मुआहिदात हैं उनको हेयर बाय से ये मुराद है कि आगे जो कानून की प्रोविजंस है इसी कानून में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उनमें उन्हें एक्सप्रेसली वॉइड नहीं डिक्लेयर किया गया है। ये एलिमेंट्स मौजूद होंगे किसी एग्रीमेंट में, और थोड़े कुछ और ऑप्शनल बातें भी हो सकती हैं, तब कहा जाएगा कि ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इनमें से कोई भी चीज़ लैग करेगी तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझा जाएगा। लेकिन सेक्शन 10 में भी आगे कुछ ऑप्शनल चीज़ों का जिक्र हुआ है। उनमें राइटिंग है और विटनेसेस की मौजूदगी है, और तीसरी है कि वो जो अगर लिखी हुई राइटिंग्स है तो वो डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है या नहीं। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कोई ऐसे हमें रिक्वायरमेंट इन तीनों चीज़ों के मुतालिक मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन इस एक्ट ने ये चीज़ एक्सप्लेन कर दी है सेक्शन 10 में ही कि अगर किसी और कानून से जो पाकिस्तान में इस वक्त नाफिज अल अमल है उनके तहत अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग में होना ज़रूरी है या विटनेसेस की मौजूदगी ज़रूरी है या रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के तहत उन्हें रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, तो फिर उनको उसी तरह से फिर उसका करना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ कोई किसी एग्रीमेंट के लिए या कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऐसी रिक्वायरमेंट किसी और कानून में नहीं है, तो वो फिर अगर रिटर्न या विटनेसेस की मौजूदगी में रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो फिर भी वो इन्फोर्सेबल एट लॉ होंगे। तो इस सिलसिले में रेलेवेंट बेटा थोड़ा सा आगे भी जिक्र आएगा, सेक्शन 17 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट है। उसमें बताया गया है कि कौन से ऐसे मुआहिदात है एग्रीमेंट है जिनका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो ऑब्वियसली जो चीज़ रजिस्टर्ड होगी वो डॉक्यूमेंट ही होगी, तो डॉक्यूमेंट आपको पता है वो राइटिंग में होना ज़रूरी है, और उसके एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए विटनेसेस का भी मौजूद होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे बेसिकली नॉन टेस्टामेंट डॉक्यूमेंट्स का जिक्र है जिसके ज़रिए से 100 रुपये या उससे ज़्यादा का कोई राइट क्रिएट होता हो या कोई राइट में लिमिटेशन आती हो या ख़त्म होता हो। गिफ्ट है कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का, गिफ्ट में कंसिडरेशन दूसरी तरफ से नहीं होती, विदाउट कंसिडरेशन गिफ्ट होते हैं, उसकी भी कुछ ज़रूरियात है, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। वो उसके लिए इमूवेबल प्रॉपर्टी का है अगर, तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। किसी जो ज़मीन है उसकी लीज़ के एग्रीमेंट्स हैं उस सेक्शन के मुताबिक, तो उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। बहरहाल बेटा अब राइटर के बकौल हमें अब जो फार्मूला मिल जाता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो इंटरप्रिटेशन सेक्शन यानी कि सेक्शन 2 है और सेक्शन 10 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, जिसने कोई ज़रूरी जो कंपोनेंट्स हैं या स्टेजेस हैं उनका जिक्र किया है। फर्दर राइटर कहता है कि जो फार्मूला है सेक्शन 2 में अगर हम इसको क्लोजली एनालाइज करें तो जो इंग्लिश लॉ के प्रिंसिपल थे या कोर्ट्स की जो अप्रोच थी उसकी कोई कोडिफिकेशन नहीं समझा जाए अगर हम उसे स्ट्रिक्ट सेंस में इंटरप्रेट करें। लेकिन जब अदालतों ने जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की और बाद में पाकिस्तानी कोर्टों ने उस ये फार्मूले को जो सेक्शन 2 में या सेक्शन 10 में बयान किया गया था इसको सिंप्लीफाई किया है, और जो अप्रोच है वो इंग्लिश लॉ की जो अप्रोच थी, प्रिंसिपल्स ऑफ इंग्लिश लॉ जो कि कॉमन लॉ से मिलते हैं उसके मुताबिक उसको सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि ऑब्वियसली ये बंदे लर्न इन लॉ उस तरफ से थे, ट्रेनिंग भी उनकी उसी तरह से थी, और कुछ चीज़ों को आगे इधर अप्लाई करने के लिए प्रेसिडेंट्स का सहारा लेना पड़ता था। तो उन्होंने तकरीबन आगे से जो इन एलिमेंट्स की या इन डेफिनेशंस की इंटरप्रिटेशन की, तो वो मोर और लेस इंग्लिश लॉ के बराबर ही ले लिए।
फिर जो कानून के फिर जो कुछ फैसले हैं अदालत की तरफ से उस सिंप्लीफाइड अप्रोच के नतीजे में, तो उसकी नज़र में राइटर के बकौल ये 7 एलिमेंट्स हैं, जिन्हें आप एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द एग्रीमेंट भी कह सकते हैं। पहले नंबर पर प्रपोज़ल, जिसको इंग्लिश लॉ में ऑफ़र भी कहते हैं। तो प्रपोज़ल करने वाले को प्रोमिसर कहते हैं, तो प्रपोज़ल और प्रोमिसर यानी कि प्रोमिसर होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर जो बंदे ने प्रपोज़ल को एक्सेप्ट किया है, जिसको हम प्रोमिसी कहते हैं, तो एक्सेप्टेंस या प्रोमिसी का होना ज़रूरी है। फिर जो ये 2 पार्टीज़ टू द एग्रीमेंट है, यानी कि प्रोमिसर एंड प्रोमिसी, इनकी कैपेसिटी टू एंटर इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि इनकी कॉम्पिटेंसी होना ज़रूरी है। उसमें वो माइनर का ज़िक्र आ जाएगा, फिर आगे अनसाउंड पर्सन का, तो इस हवाले से डिटेल में बाद में आप प्रोविज़न्स इनकी देखेंगे। फिर कॉन्सेंट है, कॉन्सेंट उन बंदों की जो हासिल की गई है पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, उनको यानी कि बिला जबर व इकराह, तो कोई उनको फ्रॉड उनके साथ कमिट नहीं किया गया है, मिसरिप्रेजेंटेशन मौजूद नहीं है, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ये चीज़ें भी डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। फिर कंसिडरेशन, कीमत जो है उसकी होना ज़रूरी है, क्योंकि बार्गेन है ना, बेसिकली ये एग्रीमेंट है, दोनों तरफ से कुछ लो और दो, कुड प्रो क्यो जिसे कहा जाता है वो मौजूद होगा, तभी वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल लॉ समझा जाता है। लास्टली बेटा, सेकंड लास्ट पे तो लॉफुल ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और अल्टीमेटली के इसको इन कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी तौर पर इस कानून में वॉइड डिक्लेयर ना किया गया है। अब ये कोर्ट्स की जो सिंप्लीफाइड अप्रोच है पाकिस्तान के हवाले से, तो राइटर ने 2 केसेस को कोट किया है, जिनको हम देखते हैं, उसमें उनकी रेशो से गो थ्रू होंगे तो समझ लगेगी बात की। लाहौर हाई कोर्ट का ये केस है, जो कि सिविल लॉ केसेस जो हमारा रिसाला है उसमें 2008 का ये है, और पेज नंबर 175, सैयद अहमद वर्सेस सैयद मुजफ्फर हुसैन। प्लेंटिफ ने डिपेंडेंट को सूट किया इस बुनियाद के ऊपर कि आल्दो उन्होंने मुआहदा किया था कि वो ज़मीन का एक टुकड़ा उनको बेचेंगे, लेकिन बाद में उस एग्रीमेंट से वो मुकर गए, उनको उसकी ब्रीच की उन्होंने, और वो प्रॉपर्टी को उनके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं किया। डिफेंडेंट का ये मकसद मौक़िफ़ था अदालत में कि जनाब ऐसा कोई मुआहदा हमारे दरमियान में एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। तो इस सूरत में प्लेंटिफ ने जो अदालत के सामने शहादत रखी, एविडेंस रखी, उन्होंने फिर एक रिसीट यानी कि रसीद पेश की अदालत में, जिसमें एक फर्स्ट डिफेंडेंट जो था, उसने एक्नॉलेज किया था कि उसने 20,000 रुपये एडवांस ऑफ द प्रॉपर्टी की सूरत में वसूल कर लिए हैं, और जो बकाया 40,000 रुपया है, वो रजिस्ट्रेशन के वक़्त अदा करेंगे, तो फिर वो उस वक़्त रजिस्ट्रेशन करा देगा उनकी। अब अदालत ने डिक्लेयर किया कि ये एक इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट है ही नहीं, और इस नतीजे तक पहुंचने के लिए जो रसीद का हिस्सा है, रसीद को उसने कहा कि ये इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसके लिए अदालत ने जो फिर रीजनिंग दी, बताया कि ये कोई भी वैलिड एग्रीमेंट को कायम करने के लिए, बनाने के लिए कानून का एक इस्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि दो लोगों का होना ज़रूरी है, प्रोमिसी एंड प्रोमिसर। प्रोमिसर जिसने प्रपोजल किया, और प्रोमिसी जिसने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, जो कि उस पे रजामंद हो जाते हैं, एग्री हो जाते हैं अपनी फ्री कंसेंट से, एक लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए और लॉफुल कंसिडरेशन के लिए, जो कि तमाम की तमाम सेक्शन 2 है जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसकी रिक्वायरमेंट है। जबकि अदालत की राय में जो उनके पास मौजूदा केस था, उसमें जो पहली कंडीशन है कि 2 पार्टीज़ का होना, मौजूद होना, वो मिसिंग है। वजह उसकी ये है कि जो रिसीट थी, उसमें तो सिर्फ़ एक जो रिस्पोंडेंट था वो भी फ़ौत हो गया, मुज़फ़्फ़र हुसैन, उसके दस्तखत थे। उसने अपनी तरफ से एक बात लिख दी कि हाँ जनाब मैंने उसकी वसूली की है। जबकि अदालत के बकौल फर्दर जब आप एग्रीमेंट की डेफिनेशन देखते हैं सेक्शन 2 के सब सेक्शन ए, बी और सी में, तो उधर से पता लगता है कि ऑफ़र या प्रपोज़ल है, वो एक बंदे की तरफ से, और उसकी एक्सेप्टेंस या विलिंगनेस टू एक्सेप्टेंस उस ऑफ़र की दूसरी पार्टी की तरफ से होना ज़रूरी है। और इन दोनों पार्टियों में से, या दोनों जो अमल हैं जिन्हें ऑफर या एक्सेप्टेंस कहते हैं, इनमें कोई भी अगर गैर मौजूद है, तो वो फिर बातचीत जो है वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट या कल्मिनेट नहीं होती। तो बेटा ये पहले केस से हमें अंदाज़ा हो गया, अदालत ने कुछ उसके असूल बेसिकली बताए। फिर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का एक और केस है, बरकत बीसबी वर्सेस मोहम्मद रफ़ीक, जो सुप्रीम को मंथली लॉ रिव्यू 1990 पेज नंबर 28 पर।
तो प्लेंटिफ ने एक दीन मोहम्मद को ज़मीन बेची। अब प्लेंटिफ ने इल्ज़ाम लगाया कि मोहम्मद दीन ने हमारे साथ मुआहदा किया था, उसी वक़्त जब हमने उसको ज़मीन बेची, कि जब हमारे पास पैसे होंगे, तो वो दोबारा से उस ज़मीन को ख़रीद लेंगे। और इस बात की शहादत के लिए उन्होंने एक डॉक्यूमेंट पेश किया जिसका टाइटल था इकरारनामा। और उसकी तरफ उसमें मोहम्मद दीन की तरफ से इस प्रॉमिस का इज़हार किया गया था। अल्टीमेटली मोहम्मद दीन फौत हो गया और मोहम्मद दीन की जो प्रॉपर्टी थी, वो उसके वारसान को मिल गए। अब जब प्लेंटिफ के पास पैसे आ गए, उन्होंने वारसान से कहा कि जनाब, जो बाद में डिफेंडेंट भी थे इस केस में, कि हमें प्रॉपर्टी भेजें, ये इकरारनामा था मोहम्मद दीन की तरफ से। तो उन्होंने इनकार कर दिया उनको, प्लेंटिफ को ज़मीन बेचने के लिए। तो इसी मकसद के लिए, उस एग्रीमेंट के ऊपर अमल कराने के लिए प्लेंटिफ ने अदालत में मुकदमा फाइल किया। बाकी अल्टीमेटली बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि इन दोनों पार्टीज के दरमियान में कोई ऐसा एग्रीमेंट मौजूद ही नहीं है। आल्दो ये सिविल जज शेखपुरा की अदालत, सीनियर सिविल जज शेखपुरा की अदालत में केस था, उधर से फैसला हक में आया प्लेंटिफ्स के। और अब जब डिफेंडेंट्स ने उसमें अपील फाइल की, पहले तो वो गए वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज शेखपुरा के पास में, उधर उनकी अपील रिजेक्ट हुई। फिर हाई कोर्ट में भी रिजेक्ट हुई, लाहौर हाई कोर्ट में, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे उन्हें रिलीफ मिल गया और उन्होंने कहा कि एग्रीमेंट पार्टी के दरमियान में मौजूद ही नहीं है। तो अदालत के बकौल कि अगर हम इस इकरारनामे को बगौर जायज़ा लें, तो ये सिर्फ एक ही तरफ से यूनिलैटरल होता है, एक पार्टी की तरफ से, और बायलैटरल होता है कि उसमें दो पार्टियां मौजूद हों। उन्हें कहा ये सिर्फ एक ऑफर या प्रपोजल है एक पार्टी की तरफ से, ठीक है, जो कि मोहम्मद दीन ने की थी उस ज़मीन के हवाले से। वेंडर्स जो जो प्लेंटिफ बाद में बने, जिन्होंने एक्चुअली में ज़मीन को बेचा था, और वेंडी था मोहम्मद दीन। तो वेंडर्स के पास जब भी पैसे आए, जब उन्होंने पैसे उनके पास आ जाएंगे, तो फिर मोहम्मद दीन उनको ये वापस ज़मीन उनको कन्वे कर देगा, उनको पास बेच देगा। लेकिन उस डॉक्यूमेंट में जो असल में बेचने वाले थे मोहम्मद दीन को, उनका कोई भी जिक्र मौजूद नहीं है। वेंडर्स का जब उनका जिक्र ही मौजूद नहीं है, ना ही उन्होंने उस इकरारनामे को कोई सिग्नेचर उस पर किए हैं, तो एक्चुअली में अगर उसको हम मोहम्मद दीन की तरफ से जो बात थी उसको ऑफर समझें, तो वो ऑफर को कोई एक्सेप्टेंस करने वाली पार्टी मौजूद ही नहीं है। तो इस बिना के ऊपर जो इकरारनामा है, वो अदालत की राय में सिर्फ एक प्रपोजल या ऑफर ही था। क्योंकि जब तक जिस बंदे को जो ऑफर पेश की जाए, वो उसको मंजूर ना कर ले, उसकी तरफ अपनी विलिंगनेस का इजहार ना कर ले एक्सेप्ट करने का, तो वो प्रपोजल कानून की राय में एग्रीमेंट नहीं बनता। क्योंकि वो एक्सेप्टेंस होगी तो फिर वो एग्रीमेंट बनेगा ना दोनों पार्टी के दरमियान में। अब अदालत की राय में सिर्फ एग्रीमेंट ही ऐसी कॉन्सेप्ट है या ऐसी चीज़ है जिसको कानूनी तौर पर एग्रीमेंट समझा जाता है, और उसी की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी कि उस पर उसी तरह से अमल करवाने के लिए अदालत में मुकदमा दायर हो सकता है। तो इसी तरह से अगर ये जो सो कॉल्ड इकरारनामा है, इसे हम समझें कि इसका मकसद या इसका नतीजा ये है कि ये लीगल रिलेशनशिप पार्टी के दरमियान में क्रिएट कर रहा है। तो उस लिहाज से उनके दरमियान में कानूनी जिम्मेदारियां, ज्यूरल समरात कानूनी जिम्मेदारियां अराइज होती हैं, और मॉरल नहीं। ठीक है, ज्यूरल और लीगल और मॉरल ऑब्लिगेशन में फ़र्क है। लीगल ऑब्लिगेशन पे अगर आप अमल नहीं करते हैं तो उसकी सज़ा होगी, लेकिन मॉरल जो ऑब्लिगेशन है, तो करने वाले की अच्छी बात है, नहीं करता तो उसकी कोई सज़ा नहीं है। तो अदालत की राय में अगर ये सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तभी मेंटेनेबल हो सकता है कि जब हम इस इकरारनामे को एग्रीमेंट समझें, और इस एग्रीमेंट के नतीजे में पार्टीज के दरमियान में लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती हैं। लेकिन अदालत ने फिर डिक्लेयर किया कि 24 जुलाई 1953 को जो ये इकरारनामा बनाया गया था, तो अदालत की राय में जो एग्रीमेंट की रिक्वायरमेंट है, ये उस पे क्वालिफाई नहीं करता। तो इसी लिहाज से जो सूट था, मुकदमा था, इसको स्पेसिफिक इन्फोर्स कराने के लिए, वो भी फिर कानून में मेंटेनेबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है। इसी बुनियाद के ऊपर अदालत ने फिर जो निचली तीनों कोर्ट्स थी, यानी कि लाहौर हाई कोर्ट, पहले जो
आपका सीनियर सिविल जज का फैसला था जिसने उसको एग्रीमेंट डिक्लेयर किया था, और उसके बाद में अपील्स जो हुई थी उन सब फैसलों को अदालत ने रिवर्स कर दिया और इस अपील को एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट बेटा, थोड़ी सी गुफ्तगू हुई थी आगे भी राइटिंग के, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिटर्न होना ज़रूरी है या रिटर्न होना ज़रूरी नहीं है, या ज़बानी जो एग्रीमेंट्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा दिया जा सकता है। तो बेटा, कानून में कोई ऐसी रिक्वायरमेंट मौजूद नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब हम बात करते हैं। हाँ, दूसरे कवानीन में जिक्र हो सकता है रिटर्न होना ज़रूरी है ऐसे मामलात का, जिसके हवाले से ऑलरेडी आपके साथ सेक्शन 17 ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की थोड़े हवाले से गुफ्तगू शुरू में की गई थी कि किन डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो नेक्स्ट बेटा, एक और पॉइंट बयान किया जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट किसी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल कराने के लिए ऑल्दो ऑरल एग्रीमेंट है वो इन्फोर्सेबल है कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से, लेकिन जो पार्ट अगर अदालत में तभी हम गए ना, तो एक पार्टी तो उसको कहती है कि मुआहिदा मौजूद है, जबकि दूसरी पार्टी उस मुआहिदे को डिनाई कर दे अगर, तो फिर उसको साबित करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और विटनेसेस की मौजूदगी भी फिर इसलिए ज़रूरी होनी चाहिए। इस्लाम भी हमारा कहता है कि जब भी हम कोई आपस में फाइनेंशियल मैटर का करें तो उसके हवाले से उसको लिख लें और गवाह मौजूद होने चाहिए। बहरहाल, तो बेटा, इस हवाले से हमारे पास ओरल एग्रीमेंट्स को पाकिस्तानी कानून में माना तस्लीम करने के लिए जो हमारे पास प्रेसिडेंट है वो पीएलडी 2009 लाहौर हाई कोर्ट का है, पेज नंबर 518 का, जिसका टाइटल है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब वर्सेस खैबर इंटरनेशनल प्रिंटर। तो बेटा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो कि इस केस में डिफेंडेंट थी उसने एक ज़ुबानी ऑर्डर दिया था खैबर इंटरनेशनल प्रिंटर को, जो कि प्लेंटिफ था इस केस में, कि जो बैनर्स जो हैं वो मलेरिया और एड्स प्रिवेंशन के हवाले से, तो उनको ना गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को उन्होंने जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जरिए से उनके पास पेश करने थे। तो प्लेंटिफ यानी कि खैबर इंटरनेशनल प्रिंटर ने वो बैनर उनको सप्लाई कर दिए, लेकिन डिफेंडेंट है यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसने उनको पैसे नहीं दिए जो कंसिडरेशन तय हुई थी उनकी। तो प्लेंटिफ ने उस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच के लिए उन्हें सू कर दिया, और उधर अदालत में उन्होंने एक एविडेंस पेश किया कि डायरेक्टर जो था परचेजेस उस गवर्नमेंट का, पंजाब के हुकूमत के स्पेसिफिक जो डिपार्टमेंट था, उसके डायरेक्टर परचेजेस की तरफ से एक तस्लीम शुदा हकीकत या एक्नॉलेजमेंट मौजूद थी कि हाँ जी जनाब ये ऑर्डर इनको जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से ने वसूल कर लिया खैबर इंटरनेशनल प्रिंटर की तरफ से, वसूली वो जो बैनर्स की हुई थी वो उसका उसके पास एक सबूत था, वो अदालत में पेश किया। इसके ऊपर जो डिफेंडेंट थे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसके वकील ने आर्ग्यू किया कि जनाब जो ज़ुबानी एग्रीमेंट्स हैं ये तो कानून में इन्फोर्सेबल ही नहीं है। इसी बुनियाद के ऊपर फिर अदालत ने अपनी रेशो दी और उस ओरल एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट करार दिया, इस बुनियाद के ऊपर कि कोई भी ऐसी कानूनी रिक्वायरमेंट मौजूद नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट का राइटिंग में होना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन अदालत ने साथ ही साथ इस बात को तस्लीम किया कि ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स की जब मौजूदगी हो या उसका अदालत में दावा किया जाए, तो अदालत को चाहिए कि वो वाज़ह और मोस्ट सैटिस्फैक्टरी एविडेंस जो है, शहादत जो है, वो डिमांड करे उस चीज़ को के सबूत के सिलसिले में। फिर बेटा, ऑल्दो जो लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट करने की इंटेंशन का ज़िक्र है, वो हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में मौजूद नज़र नहीं आता। लेकिन अदालतों ने जब ऐसे मामलात इनके सामने आए हैं, तो उस सिलसिले में इंटरप्रेट करते हुए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस का जो कॉन्सेप्ट है, उसको अदालत ने पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट ज़रूर तस्वर किया है कि एग्रीमेंट है या नहीं है, तो इस बात को भी मद्देनज़र रखना है कि पार्टीज़ की इंटेंशन क्या थी। तो बेटा, अदालतें फिर जब पार्टीज़ उनके सामने केस लेके आती हैं तो उनसे वो कहती हैं, रिक्वायर करती हैं कि वो उनके सामने बयान करें कि जो उन्होंने आपस में मुआहिदा करने की कोशिश की थी, अरेंजमेंट किया था जिसको वो अब एग्रीमेंट एक पार्टी कह रही है, तो वो आपस में उनकी नीयत थी अपना लीगल रिलेशंस कायम करने की। जब लीगल रिलेशंस की आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली हकूक कुछ क्रिएट होते हैं और कुछ ड्यूटीज़। तो उन हकूक को अगर पामाल किया जाए या उन पर अमल ना किया जाए, ड्यूटीज़ को ब्रेक किया जाए, तो इस सिलसिले में अदालत में दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है और उस सिलसिले में उस पार्टी को जिसका नुकसान हो रहा है उसको रिलीफ भी मिल सकता है। इसी सिलसिले में एक
अदालती गुमान है, जुडिशियल प्रिजम्पशन है कि एग्रीमेंट्स जो कि जिसके बैकग्राउंड में सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो किए जाते हैं, मिसाल के तौर पे जो कि मियाँ बीवी आपस में करते हैं, उनमें जो है जो इंटेंशन है टू क्रिएट लीगल रिलेशन वो मौजूद नहीं होती, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा नहीं पाते हैं। इसके ऑपोजिट जो तजारती पस मंज़र में एग्रीमेंट्स किए जाते हैं, उनके साथ ये इंटेंशन प्रिज़म्पशन मौजूद होती है कि उधर पार्टीज़ ने लीगल रिलेशन क्रिएट करने की उनकी इंटेंशन थी। लेकिन बेटा ये ऑब्वियसली आप जानते हैं कि प्रिज़म्पशन रिबटेबल भी होती हैं, और ये जो वाक़यात और हालात हैं, उस एग्रीमेंट में या उस केस के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं, उनकी बुनियाद पर भी अदालत उनको इंटरप्रिटेशन करके अख़ज़ करके बता सकता है। इस सिलसिले में सोशल कॉन्टेक्स्ट में 2 केसेज़ हैं बरतानियाई अदालतों के, जिसमें दोनों तरह के फ़ैसले हमें मौजूद मिलते हैं। पहला तो बेटा है बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर 1919 का केस है। फैक्ट्स ऑफ द केस ये हैं कि एक सिविल सर्वेंट थे जो कि सैलून, जो कि अब प्रेज़ेंट डे श्रीलंका है, जो कि पहले ब्रिटिश कॉलोनी होता था। उधर वो एक सिविल सर्वेंट था, वो और उसकी बीवी बरतानिया में सैर के लिए आए थे। तो यहाँ पे वापसी के वक़्त हेल्थ इश्यूज़ की बिना के ऊपर बीवी को ये मशवरा दिया गया कि तुम अब बरतानिया में ही रहो, मौसम के लिहाज़ से, ताकि तुम्हारी जो हेल्थ कंडीशन है उसके लिए ये बेहतर है। फिर हस्बैंड ने इसी मौके पर फिर उसके साथ एग्रीमेंट कर लिया कि ठीक है तुम इधर हो, तो मैं तुम्हें हर मंथ 30 शिलिंग्स भेजा करूँगा ताकि तुम अच्छे तरीके से यहाँ पे रह सको, और वो सैलून वापस आ गया। तो शुरू में वो हस्बैंड उस बीवी को तो पैसे देता रहा, बाद में खुद उनका मसला हो गया तो उसने फिर पैसे ना देने इनकार कर दिया। तो इसी बिना के ऊपर बीवी अदालत में चली गई। तो उस मामले के ऊपर अदालत ने फिर डिक्लेयर किया कि ये जो आपस में इनका अरेंजमेंट था बीवी को पैसे देने का, इसमें कोई भी लीगल रिलेशंस कायम करने की इंटेंशन मौजूद नहीं थी। इसी के बुनियाद के ऊपर ये इन्फोर्सेबल अरेंजमेंट है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल नहीं करता। तो लॉर्ड एटकन ने इसी केस में बयान किया था कि ये काफ़ी ना कॉमन बात है, और जो मियाँ और बीवी का आपस में रिश्ता है उसका ये कुदरती और नागज़ीर नतीजा है कि जो दोनों मियाँ बीवी हैं, स्पाउसेस हैं, वो आपस में कुछ अरेंजमेंट्स बनाते हैं। जैसा कि ये एग्रीमेंट है जो कि इस डिस्प्यूट में जो केस था बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, इसमें अदालत के सामने मौजूद है। यानी कि वो आपस में अलाउंसेस के लिए मुआहदात करते हैं, जिसमें हस्बैंड एग्री करता है कि वो अपनी बीवी को कुछ अमाउंट, सम ऑफ मनी देगा। वीकली भी दे सकता है, मंथली भी, या सालाना बुनियादों के ऊपर। और वो मकसद क्या है उसका? कि वो बीवी के जो एक्सपेंसेस है उसके लिए, या जो घर की जो घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके नेसेसरी एक्सपेंसेस हैं, या बच्चों की शादी के एक्सपेंसेस ये हो सकते हैं। और वो पैसे देने का जो वादा है हस्बैंड की तरफ से, उसके जवाब में और जो बीवी है वो भी प्रॉमिस करती है, या ज़ाहरी तौर पर या इम्प्लाइडली तौर पर, कि वो इन अलाउंसेस का इस्तेमाल उसी मकसद में करेगी जिसके लिए वो पैसे दिए गए हैं। जज साहब के बकौल उनके ज़हन में ऐसे एग्रीमेंट्स हैं, या इस तरह के और भी काफ़ी एग्रीमेंट्स हैं, ये कभी भी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं इनका नतीजा निकलता। क्योंकि इस किस्म ये कॉन्ट्रैक्ट इस वजह से नहीं है क्योंकि पार्टीज़ की कभी भी नीयत नहीं होती कि इसके नतीजे में वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनका उनको सामना करना पड़े। अदालत की राय में अगर इस तरह के एग्रीमेंट है जो कि अदालत के सामने था इस केस में, इसको अगर एग्रीमेंट या लीगल ऑब्लिगेशन इसे राइज होना तस्वर कर लिया जाए जो कि अदालतों में इन्फोर्सेबल है, तो ये एक बहुत बुरी एग्जाम्पल सेट की जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर हस्बैंड ने अपनी बीवी को प्रॉमिस किया था वो उसे अलाउंस के तौर पर 30 शिलिंग्स या 21 शिलिंग्स अ वीक दिया करेगा, जो भी वो अफोर्ड कर सकता है, ताकि बच्चों की घरेलू जो अखराजात हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए वो पैसे को खर्चा किया जाए। तो फिर बीवी भी उसके जवाब में ये प्रॉमिस करती है कि वो इनको अप्लाई करेगी उसी मकासद के लिए। लेकिन इस बुनियाद के ऊपर अगर बीवी जो उस बंदे को फिर अगर इसको कॉन्ट्रैक्ट समझा जाए इन किस्म के अरेंजमेंट्स को, तो फिर
बीवी के पास ना सिर्फ ये इख्तियार होगा कि अगर हस्बैंड पैसे नहीं देता है, फेल कर जाता है तो वीकली सप्लाई के लिए, तो वो उस पर मुकदमा कर सकती है, बल्कि साथ साथ ही ये हस्बैंड को भी हक हासिल हो जाएगा कि ये जो ऑब्लिगेशन है, बेशक वो एक्सप्रेस या इम्प्लॉयड है, कि वो उन पैसों का इस्तेमाल उसी मकसद के लिए करेगी जिसके लिए वो दिए गए थे। तो बीवी की तरफ भी एक ड्यूटी राइज हो जाएगी और नॉन परफॉर्मेंस के ऊपर हस्बैंड जो वो अपनी बीवी को भी उस पर मुकदमा फाइल कर सकता है। फिर लॉर्ड एटकन के बकौल ही कि ये आपस में मुकदमेबाजी नहीं करते हैं, क्योंकि जो पार्टीज जो हैं ऐसे अरेंजमेंट्स में वो आपस में लीगल राइट्स के हवाले से बात नहीं करते कि अगर एग्रीमेंट को तोड़ा जाए तो फिर लीगल लाइबिलिटीज अराइज होंगी। और उसकी इंसेप्शन में ऐसे अरेंजमेंट हैं जो कभी भी जिनके ऊपर मुकदमेबाजी नहीं की जाती। तो ऐसे जो एग्रीमेंट्स हैं, ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट्स की जो दुनिया है या उसका कॉन्सेप्ट है उससे हमेशा बाहर ही रहते हैं। तो बेटा सोशल कॉन्टेक्स्ट में मियाँ बीवी के दरमियान में ऐसे अरेंजमेंट को, मुआहदे को अदालत ने लीगल नहीं करार दिया, बल्कि सोशल या मॉरल एग्रीमेंट करार देकर उसको इन्फोर्सेबल करार नहीं दिया, यानी कि उसके अगर ब्रीच की जाए तो कोई ऐसी रेमेडी अदालत के पास मौजूद नहीं है। लेकिन बेटा जैसा शुरू में बात हुई थी कि ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस के बेस के ऊपर ही बात आती है, तो ये प्रिजम्पशन रिबर्टेबल है। तो यानी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट में कुछ ऐसे हालात में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस हो सकते हैं और उसी बुनियाद के ऊपर फिर वो ऐसे मुआहदात को अदालत इन्फोर्स करा सकती है। तो बेटा फिर उसके बाद का केस हमारे पास है बरतानिया का ही 1955 का सिम्किंस वर्सेस पेज। इसमें ये 3 बंदे थे, 3 लेडीज़ थी बेसिकली। एक उसमें ग्रैंडमदर थी और उसकी ग्रैंडडॉटर, और साथ ही उनके पास एक लॉजर या किराएदार एक लड़की रहती थी। तो ये तीनों लड़कियाँ थीं, औरतें थीं, तो ये इकट्ठे भी रहते थे और साथ ही साथ ये एक न्यूज़पेपर में वीकली कंपटीशन थी, उसमें भी ये पार्टिसिपेट करते थे। तो अरेंजमेंट इनके आपस में ये था कि हल तीनों में से कोई भी साथ साथ मिलके ये हल करते थे उसको, लेकिन जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, उसके नाम के ऊपर ये उस न्यूज़पेपर में भेजा जाता था। और एक तो पोस्टेज का खर्चा होता था इसमें, और साथ ही साथ वो उस न्यूज़पेपर की कुछ फीस होती थी। तो ये आपस में मिलके कभी एक या कभी दूसरी आपस में देते रहते थे, लेकिन नाम हमेशा ये ग्रैंड मदर के नाम से जाता था। तो एक बार ये कंपटीशन जीत गए और फिर वो ग्रैंडमदर को इनाम, क्योंकि उस वही रजिस्टर थी, उसको इनाम मिल गया। फिर जब जो लॉजर थी, जो उनके पास बतौर किराएदार रहती थी, उसने जब अपना हिस्सा मांगा उस कंपटीशन मनी से, तो दादी ने इनकार कर दिया देने से। उस बिना के ऊपर फिर उसने अदालत में मुकदमा किया, और वहां पे फिर ग्रैंड मदर ने ये प्ली ली कि उनका आपस में कोई भी लीगल रिलेशन क्रिएट करने की इंटेंशन मौजूद नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ एक सोशल अरेंजमेंट ही था। अदालत ने जब उन सारी बातों को मद्देनजर रखा, दलाइल को, तो इस मौके पर कहा कि नहीं, इस केस में इनकी राय थी कि वो लीगल रिलेशन क्रिएट होती थी। और ना सिर्फ ये, अदालत ने ग्रैंड मदर को कहा कि तुम लॉजर का हिस्सा दो, बल्कि 1/3 हिस्सा जो है वो ग्रैंड डॉटर का भी बनता है, और उसको भी कंपटीशन मनी से जो इनाम मिलना चाहिए। बेटा पाकिस्तान में जब इस हवाले से केस लॉज को हम देखते हैं, तो हमारे पास एक केस है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन किसके हवाले से ही, 1956 का पीएलडी वेस्ट पाकिस्तान पिशावर, पेज नंबर 55 पर, अजीजुर रहमान वर्सेस मोहम्मद अफजल खान। अदालत के सामने एक सूट फाइल हुआ था वाटर मिल की खरीदो फरोख्त के हवाले से, प्लेंटिफ की तरफ से। तो प्लेंटिफ का जो सूट था इनिशियली तो वो सक्सेसफुल हो गया, जिसके ऊपर डिफेंडेंट ने अपील किए थे। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसके अपील में अपने टेक्निकल चैलेंजेस बयान किए थे। साथ ही साथ उन्होंने एक ये भी उसमें आर्गुमेंट दिया था कि प्लेंटिफ ने जो अपना मिल की कीमत को कम रखा, अंडर वैल्यू शो किया था, और उस भी बुनियाद के ऊपर उसने कोर्ट फी जो है वो सही तरह से अदा नहीं की। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जब प्लेंटिफ का हो रहा था, तो डिफेंडेंट का वकील ना उससे सवाल किया उससे जरा के दौरान में वैल्यूएशन ऑफ द मिल के मतलब, कि कहा कि जनाब तुम्हारी मिल की कीमत 200 से 250 के दरमियान में है। उसके जवाब में प्लेंटिफ ने वकील को कहा
कि अगर डिफेंडेंट मुझे ये अमाउंट दे देते तो मैं ऑब्वियसली ये मिल उनको फरोख्त कर देता। तो क्विकली जो था काउंसिल था उसने प्लेंटिफ की ये ऑफर को अपने क्लाइंट के बिहाफ पे कबूल कर लिया, एक्सेप्टेंस दे दी, और उसने कहा कि जनाब ये लीगल ऑफर थी तो मैंने अब एक्सेप्ट कर लिया, अब बाइंडिंग हो गया है, अदालत के सामने ये सबूत है कि जनाब उसने ये बात कही थी, तो अब इसको इस पर अमल कराया जाए। फिर अदालत के सामने ओबियसली ये बात गई कि आया प्लेंटिफ ने मिल सेल करने के हवाले से वकील को ऑफर की थी या नहीं की थी। फिर अदालत ने डिक्लेयर किया इसी केस में कि प्लेंटिफ ने जो बात की थी तो उसकी इंटेंशन का मकसद यही था कि जो कोर्ट फी जो प्रॉपरली दी गई है, जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से वैल्यू प्रॉपर्टी की बयान की गई है, वो दुरुस्त है। उसकी कभी भी इंटेंशन नहीं थी ये बात करते हुए कि वो डिफेंडेंट को अपनी वाटर मिल फरोख्त करना चाहता था। तो अदालत की राय में एक स्पोर्टिंग ऑफर है जो कि कैजुअली दी जाए, जो जेन्युइन ना हो, तो वो प्लेंटिफ जो है अपने अगर जरा के दौरान में किसी क्वेश्चन के जवाब में वो मुखालफ पार्टी के कौंसल को ऐसी सपोर्टिंग ऑफर दे, तो उसका नियत मकसद यही था कि जो इशू जो सामने था, यानी कि वेदर द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी को दुरुस्त तौर पर बयान किया गया या नहीं बयान किया था, तो उस इशू के हवाले से उस पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ बना, उसको सिर्फ उसने डिस्चार्ज करने के लिए ये बात की थी। तो किसी भी लिहाज से इमेजिनेशन के में या ज़ुबान की अगर आप इंटरप्रिटेशन करते हुए उसको इस बात को कभी भी प्रपोजल नहीं बयान कर सकते जो कि सेक्शन 2 सब सेक्शन ए ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बयान किया गया है। तो बेटा आप कंक्लूजन में आपसे यही कहूँगा कि बेसिक हमारे पास वो 7 इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमें सेक्शन 2 और सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिलते हैं, और साथ में उसमें कुछ अगर कानून है में मौजूद है रिक्वायरमेंट, तो वो रजिस्ट्रेशन, राइटिंग और प्रेजेंस ऑफ विटनेसेस के हवाले से हो सकती है। ये जो कॉन्सेप्ट है कंसिडरेशन आप कह लें, ऑफर या प्रपोजल की बात करेंगे, एक्सेप्टेंस की बात करेंगे, फ्री कंसेंट के हवाले से, तो डिटेल में ये टॉपिक्स हैं। तो अगर आपके पास कभी ये सवाल आए तो इनकी डिटेल में थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप उन जो आपके साथ स्पेसिफिक लेक्चर्स या सेशंस किए जाएंगे उनमें से आप उसका जिक्र उधर कर सकते हैं। तो बेटा ये आज की गुफ्तगू थी। थैंक यू बेटा। अल्लाह हाफिज़।